नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका कोई ब्लॉग है तो आप एक ब्लॉग पोस्ट को कैसे पब्लिश कर सकते हैं और अच्छी तरीके से उसका एसईओ कैसे करते हैं। जो कि पिछले कुछ समय से मैं अपने जो ब्लॉग पोस्ट कर रहा हूं तो मेरे जो ब्लॉग है फर्स्ट या सेकंड पेज पर रैंक कर रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर आप उस तरीके से एसईओ करते हैं तो आपके ब्लॉग कहीं ना कहीं फर्स्ट या सेकंड पेज पे रैंक करेंगे। तो चलिए मैं आपको जो लास्ट ब्लॉग मैंने पब्लिश किया था वो मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कि मैंने वो लिखा था डू फॉलो लिंक और नो फॉलो लिंक क्या होती है। कंटेंट अगर आपका अच्छा है तो वो रैंक करेगा ही करेगा। इसके बारे में तो आप पहले पढ़ चुके होंगे अगर आप ब्लॉग और एसईओ के बारे में जान रहे हैं। तो चलिए मैं आ गया हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे मैंने सर्च किया है नो फॉलो और डू फॉलो लिंक क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो रिजल्ट मिला है वो सोशियम मीडिया का है, जो कि अंग्रेजी में कंटेंट लिखा हुआ है। उसके बाद साउथ में हिंदी का है। इसके बाद जैसे मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पे सबसे लास्ट में जो मेरी वेबसाइट है skillbazaar.in, उसका जो पेज है, जो रिज़ल्ट है वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये मैंने जो पब्लिश किया था वो 28 अप्रैल को किया था। तो आप देख रहे होंगे लगभग 15 से 20 दिन हुए हैं ब्लॉग को पब्लिश करे हुए, लेकिन ये मेरा ब्लॉग अगले ही दिन यहाँ पे जो रैंक करने लग गया था। तो अभी इस तरीके से जो मैंने इस ब्लॉग का एसईओ किया था वही तरीका मैं अब एक नई पोस्ट में लेके चलता हूँ और वहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ कि मैं किस प्रकार से अपने ब्लॉग का एसईओ करता हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने पोस्ट लिखी हुई है वो लिखी हुई है कि यूआरएल क्या है और एक एसईओ फ्रेंडली यूआरएल कैसे लिखें। तो यूआरएल किसी भी पोस्ट के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, उसके बारे में भी जानेंगे। चलिए मैं पोस्ट में लेके चलता हूँ और उसके बाद देखते हैं कि किस प्रकार मैं अपने ब्लॉग का एसईओ करता हूँ। तो चलिए मैंने यहाँ पे अपनी वेबसाइट जो अपने ब्लॉग पोस्ट है वो मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है और उसका जो टाइटल है यूआरएल क्या है और एसईओ फ्रेंडली यूआरएल कैसे लिखें। साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे मुझे दो एक मापक मिले हुए हैं, जो कि एक तो AIO SEO जो प्लगइन है उसकी तरफ से मिला हुआ है और एक होस्टिंगर की तरफ से। जो होस्टिंगर की तरफ से मिला हुआ है ये एक हेडिंग एनालाइजर है, जो कि हेडिंग एनालाइज करता है कि उसका स्कोर कैसा है, कि आपकी बेस्ट हेडिंग लिखी है या नहीं। लेकिन ये जो इंग्लिश में हेडिंग लिखी जाती है अंग्रेजी भाषा में, उसके लिए थोड़ा ठीक तरीके से काम करता है, हिंदी भाषा के लिए नहीं कर पाता है। अब मैं यहाँ पे जो ये मापक है इसका उपयोग करता हूँ और यहाँ से वो मुझे सारी चीज़ें मिलती हैं समझने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे जो दिया हुआ है फोकस की फ्रेज जो कीवर्ड जिसके ऊपर आप ब्लॉग लिख रहे हैं वो फोकस की फ्रेज या फोकस कीवर्ड होता है। तो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है यूआरएल। अब यूआरएल एसईओ टाइटल में भी है, यहाँ टाइटल में दिखा रहा है, मेटा डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, फोकस लेंथ भी दिखा रहा है, यूआरएल में भी दिया हुआ है, की फ्रेज इंट्रोडक्शन में भी है। लेकिन ये दो जगह जो की फोकस कीवर्ड है वो नहीं है। एक तो सब हेडिंग्स में नहीं है, S2 या S3। 75 यहाँ पे दिखा रहा है मोर देन 75% ऑफ योर S2 S3 हेडिंग रिफ्लेक्ट द टॉपिक योर कॉपी दैट टू मच डोंट ओवर ऑप्टिमाइज। इसके बाद फोकस की फ्रेज इन इमेज जो इमेज की अल्ट टेक्स्ट लगते हैं उसमें भी फोकस कीवर्ड नहीं लगाया हुआ है। तो अभी मैंने यहाँ पे कोई इमेज अपलोड नहीं की है और यहाँ पे बस मैंने ये इमेज अपलोड की है जो कि वेबसाइट में यूआरएल सेट करने के लिए। तो यहाँ पे अभी मैंने कोई अल्ट टेक्स्ट नहीं दिया है। चलिए मैं देख लेता हूँ, यहाँ रिप्लेस में जाके ओपन मीडिया लाइब्रेरी ओपन करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे यूआरएल टाइटल में दिया हुआ है, अल्ट टेक्स्ट में नहीं दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे भी जो अल्ट टेक्स्ट में यूआरएल टाइप कर देता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे यूआरएल टाइप कर दिया आप देख सकते हैं कि जो इमेज का अल्ट टेक्स्ट में जो एरर आ रहा था वो ख़त्म हो गया है। अब ओनली रह गया है जो की फ्रेज इन सब हेडिंग्स का भी चेक करेंगे और यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ पोस्ट को। तो यहाँ पे जो मैंने पूरी पोस्ट पहले से लिखी हुई है यूआरएल के ऊपर, अभी मैं यहाँ पे जो ये योस्ट एसईओ प्लगइन की तरफ से मुझे कुछ एनालाइज करने के लिए मिल चुके हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि ये क्या है। तो मैंने यहाँ पे टाइटल भी सबसे मेन रहता है कि आप अगर कोई पोस्ट पब्लिश कर रहे हैं तो उसका टाइटल शॉर्ट होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा टाइटल नहीं होना चाहिए, नंबर्स नहीं यूज करने चाहिए आपको, क्योंकि ज़्यादा बड़ा टाइटल होगा, कुछ कैरेक्टर्स यूज किए होंगे तो वहाँ पे जो आपकी ऑडियंस है वो कंफ्यूज हो जाएगी और वो आपके पेज पे नहीं जाएगी। या फिर अगर आप उसे कहीं शेयर कर रहे हैं यूआरएल को तो भी वो यूआरएल ये कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा और उसको फॉलो करने में यूज़र को थोड़ा अलग लगेगा कि हाँ ये यूआरएल सही है या नहीं। तो अभी आप कोई भी पोस्ट पब्लिश करें तो उसका यूआरएल जो बनाए वो बिल्कुल शॉर्ट होना है। तो मैंने यहाँ पे जो पोस्ट लिखी हुई है उसका टाइटल है यूआरएल क्या है, तो इसको भी मैंने दिया है यूआरएल क्या है, और लोग हिंदी में सर्च करेंगे क्योंकि मेरा कंटेंट हिंदी में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे हिंदी दी हुई है।
मेटा डिस्क्रिप्शन में आपको अपने फोकस कीवर्ड को जरूर रखना है, तो मैंने मेटा डिस्क्रिप्शन में अपने फोकस कीवर्ड को जरूर रखा हुआ है। अब ये एसईओ एनालिसिस एक टूल है, वो सारी चीज़ें बता रहा है कि आप क्या कमी रह रही है आपके एसईओ करने में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रहा है। इसके अलावा यहाँ पे जो यूआरएल क्या है, एसईओ फ्रेंडली यूआरएल कैसे लगे, ये जो मोबाइल पे दिखेगा उस तरीके से दिखेगा और डेस्कटॉप पे जो रिजल्ट दिखेगा वो इस प्रकार से दिखेगा। यहाँ पे ये भी यूआरएल दिखाई देता है। चलिए ये सब चीज़ें आप जान गए होंगे। अभी मैं यहाँ पे फिर से जाता हूँ इस एसईओ वाले टूल पे, तो ये हमारा 90% ग्रीन दिखा रहा है। अब इसके बाद बेसिक एसईओ पे आ गए, इंटरनल लिंकिंग और आप एक्सटर्नल लिंकिंग। तो चलिए मैं इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक लगा देता हूँ। आप भी अगर अपने ब्लॉग पे इंटरनल या एक्सटर्नल लिंक नहीं दे रहे तो आप स्टार्ट कर दें। उससे क्या है कि यूज़र को कोई वर्ड या कोई और टॉपिक के बारे में जानना है तो वो वहीं से उस लिंक पे जाके और आपके पोस्ट को पढ़ सकता है। तो चलिए मैं जब तक इंटरनल लिंकिंग लगा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो इंटरनल लिंकिंग है और वो एक्सटर्नल लिंकिंग दोनों लगा दी है, दोनों कनेक्ट कर दिए। जैसे कि यहाँ पे जो एक्सटर्नल और इंटरनल लिंक दिए हैं तो जो वर्ड है वो अलग कलर से दिखाई देने लग गए हैं। उनको बोल्ड भी कर दीजिए, क्योंकि बोल्ड रहेगा तो यूज़र को भी दिखेगा जो आपकी वेबसाइट पे आ रहा है। तो यहाँ पे जो एरर यहाँ पे दिख रहा था बेसिक एसईओ में वो भी खत्म हो चुका है। अब टाइटल का एरर, टाइटल में जो फोकस कीवर्ड है वो होना चाहिए, फोकस कीवर्ड इज स्टार्टिंग, ये बिल्कुल सेट है। इसके बाद एसईओ टाइटल लेंथ, इसकी लेंथ दिखा रहा है कि 60 जो कैरेक्टर्स है उससे ऊपर है, तो आपको शॉर्ट रखना है। वैसे अगर आप रख सकते हैं तो वैसे कोई परेशानी नहीं है। अगर आपका 60 कैरेक्टर से ऊपर आपने हेडिंग लिखा हुआ है मेन हेडिंग, तो कोई भी समस्या नहीं है। रैंकिंग में इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला ज़्यादा, क्योंकि यहाँ से यूज़र को पता चलेगा कि आपका ब्लॉग है किसके ऊपर लिखा हुआ है, क्या कंटेंट आपने लिखा है। अभी उसको मैं लिख दूँ यूआरएल क्या है या व्हाट इज़ यूआरएल, कि इसमें ओनली यूआरएल के बारे में दिया हुआ है। अगर आप एसईओ टाइटल बड़ा लिखते हैं तो यहाँ पे ये एरर तो ख़त्म होने वाला नहीं है। इसके अलावा रीडेबिलिटी पे आ जाती है। रीडेबिलिटी में यहाँ पे ट्रांजेक्शन वर्ड, ये एरर यहाँ पे रहेगा क्योंकि हम अंग्रेजी में कंटेंट नहीं लिख रहे। कॉन्सिक्यूटिव सेंटेंस, यहाँ पे जो दिखा रहा है कि आपने जो 3 सेंटेंस है वो सेम वर्ड से स्टार्ट किए हुए हैं, तो ये सारी चीज़ हमें देखनी होगी कि कौन से 3 सेंटेंस हमने एक ही वर्ड से स्टार्ट किए हुए हैं। इसके बाद सब हेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल परफेक्ट दिखा रहा है और फ्लैश रीडिंग ईजी, ये सारी चीज़ें ठीक दिखा रहा है। इसके अलावा जो सेंटेंस लेंथ है वो दिखा रहा है 40.8% सेंटेंस कॉन्टेंट्स मोर देन 20 वर्ड्स, मतलब कि आपके जो 40% से ज़्यादा आपने जो लाइन पैराग्राफ बनाए हैं छोटे छोटे, वो भी 20 शब्दों से ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये 20 शब्दों से ज़्यादा होने वाले हैं, क्योंकि हम अपने यूज़र को या अपनी ऑडियंस को बिल्कुल विस्तार में बताने वाले हैं कि हम जिस टॉपिक के ऊपर लिख रहे हैं वो टॉपिक है क्या। तो ये एरर तो आपके साथ में आने वाला है। तो यहाँ पे ये 3 एरर्स जो रीडेबिलिटी में दिखा रहे हैं, इसमें से आप एक एरर जो कॉन्सिक्यूटिव सेंटेंस वाला वो ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा 2 एरर ज़्यादातर मेरे पोस्ट में रहे हैं और टाइटल वाला एरर भी रहा है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपकी हो गई हैं। अब मैं इसे सेव ड्राफ्ट कर देता हूँ। तो अभी हमने इसका पूरा जो एसईओ है वो करके देख लिया है। अब इसमें सबसे फर्स्ट आपको यूआरएल शॉर्ट रखना है, यूआरएल में फोकस कीवर्ड रखना है। इसके अलावा इंटरनल लिंकिंग एक्सटर्नल लिंकिंग देनी है, इमेज लगाना है और इमेज में जो आपका फोकस कीवर्ड है या अल्ट टेक्स्ट है वो देना है। तो अल्ट टेक्स्ट में आपको फोकस कीवर्ड ही देना है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। मैं यहाँ पे एक इमेज और ऐड कर देता हूँ, जो कि मेरा ब्लॉग पोस्ट है उससे रिलेटेड एक इमेज मुझे यहाँ पे देनी होगी। तो मैं यहाँ पे एक इमेज अपलोड कर देता हूँ अपने कंप्यूटर से। तो मैंने यहाँ पे एक इमेज अपलोड की है जो मैंने अपने ब्लॉग के लिए ली है। जो ब्लॉग में ऊपर एक इमेज दिखाई देती है कि अब वो जो आपके ब्लॉग के बारे में बताती है कि आपका ब्लॉग किस टॉपिक के ऊपर लिखा जा रहा है। तो यहाँ पे अल्ट टेक्स्ट में मैंने यूआरएल यूज किया है और इसके अलावा जो टाइटल है उसमें वही टाइटल दिया है जो कि मैंने ब्लॉग के लिए लिया है। यूआरएल क्या है, क्योंकि लोग सर्च करेंगे यूआरएल क्या है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको देना है जो भी आप लिख रहे हैं। अगर डिस्क्रिप्शन नहीं भी दे रहे तो भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन दे देंगे तो आपका इमेज है जो गूगल इमेज सर्च इमेज है वहाँ पे भी अच्छी तरीके से रैंक करेगा। इसके बाद सिलेक्ट करके मेरी जो इमेज है वो यहाँ पे आ चुकी है, यूआरएल क्या है, और इसको यहाँ से मैं बीच में लेके आ जाता हूँ। सेंटर में मैंने अपनी इमेज को रख लिया है। तो अब यहाँ पे मैंने अपने जो ब्लॉग पोस्ट की इमेज थी वो मैंने यहाँ पे लगा दी है। इसके अलावा मैं यहाँ पे जो पोस्ट और ब्लॉग 2 सेक्शन दिख रहे हैं मैं इस पर आ जाता हूँ। यहाँ पे जो विजिबिलिटी है पब्लिक, अगर आप इसे पब्लिश करना चाह रहे हैं, अभी इमीडिएटली पब्लिश करना चाह रहे हैं या फिर आप इसे शेड्यूल करेंगे कुछ समय बाद के लिए। इसके अलावा जो यूआरएल है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो मेरा फाइनल यूआरएल क्रिएट हुआ है
skillbazaar.in/URL क्या है /, इतना शॉर्ट यूआरएल बनाए, जब यूज़र देखेगा इस यूआरएल को तो वो आराम से वेबसाइट पे क्लिक करेगा, अगर वह कहीं फॉलो कर रहा है या फिर कहीं मैं अपने कंटेंट को शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे ऑथर नेम दिखा रहा है। इसके अलावा जो रीडेबिलिटी में जो एरर है वो फाउंड हो रहा है कि ये जो एरर थे जो मैंने आपको पहले ही बताए थे, कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंस वाला एरर था और 1-2 एरर थे। अब यहाँ पे जो रीडेबिलिटी एनालिसिस है वो दिखा रहा है इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। इम्प्रूवमेंट इसलिए बता रहा है क्योंकि इसकी जो लेंथ है, जो टाइटल लिखे हुए हैं उसकी लेंथ 20 शब्द से ज़्यादा है, तो इसलिए ये इम्प्रूव करने के लिए बोल रहा है। अभी ये मेरी कैटेगरी है, मैं इसे एसईओ कैटेगरी में लूँगा क्योंकि हम किसी ब्लॉग पोस्ट का एसईओ कर रहे हैं। यहाँ पे टैग ऐड करनी है आपको आपके ब्लॉग से रिलेटेड। जैसे कि हम वीडियोस में अपने यूट्यूब पे कोई वीडियो को पब्लिश करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे टैग डालते हैं वीडियो से रिलेटेड, तो हम यहाँ पे यूआरएल से रिलेटेड डालेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूआरएल रखता हूँ। यूआरएल क्या है जो कि लोग सर्च करते हैं। इसके अलावा और भी आप पर टैग रख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे इसके टैग रख दूंगा। अब यहाँ पे आता है सेट फीचर्ड इमेज। फीचर्ड इमेज और यहाँ पे जो इमेज है इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब आप कोई वेबसाइट सर्च करोगे गूगल पे जाके, तो आप कोई कंटेंट सर्च कर रहे हैं या कोई कीवर्ड सर्च कर रहे हैं तो आपको उसके होम पेज पे कोई पिक्चर दिखाई देती है और जब आप क्लिक करके अंदर जाते हैं तो उस पर कोई पिक्चर दिखाई देती है। तो फीचर्ड इमेज क्या है कि उसके होम पेज पे दिखती है। जैसे कि आपको उसका जो ब्लॉग है वो सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे दिख रहा है तो वहाँ पे आपको एक अलग इमेज दिखाई देगी, वो इमेज होती है फीचर्ड इमेज। और आपको अंदर जो आर्टिकल में या कंटेंट में इमेज दिखाई दे रही है वो अंदर वाली इमेज होती है। तो आप जान गए होंगे कि फीचर्ड इमेज या अंदर जो इमेज लगती है उन दोनों में क्या डिफरेंस है और क्यों यूज की जाती है। फीचर्ड इमेज आपको इस तरीके की रखनी है जिससे कि जो यूज़र आपकी वेबसाइट पे आ रहा है वो आपके कंटेंट पे क्लिक करे। यहाँ पे जो राइट इन एक्सेप्ट लिख रहा है, यहाँ पे जो आपका मेटा डिस्क्रिप्शन होता है वो देना होता है। मैंने यहाँ पे यूआरएल दिया हुआ है कि यूआरएल का पूरा नाम ये है और ये सारी चीज़ें। मेटा डिस्क्रिप्शन को इस प्रकार रखना है कि जिससे यूज़र इंगेज रहे, उसको लगे कि यहाँ इस कंटेंट में वाकई में कुछ खास है और वो आपकी वेबसाइट पे क्लिक करके आए। तो आप जान गए होंगे कि किसी भी ब्लॉग पोस्ट का एसईओ किस तरीके से करते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।